नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि सेट एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग निश्चित रूप से फॉर्म भर लिए होंगे। और यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो बिना किसी देरी का फॉर्म जाके भर लीजिए। सबसे पहला काम यही है और 9 जून तक जो है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। और आज का हमारा वीडियो रहेगा सेकंड पेपर को लेकर। जैसे सब जानते हैं कि पहला पेपर हमारा क्या है, शिक्षण विधि है। तो पहला पेपर तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन जो सेकंड पेपर है ये आपका होता है सब्जेक्टिव। और उसी सेकंड पेपर को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। और हमारा सेकंड पेपर जिसके हम बात करने वाले हैं वो है हिंदी साहित्य। ठीक है, तो हिंदी साहित्य सेट के एग्ज़ाम के लिए हम कैसे तैयारी करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हम कैसे और कौन कौन से बुक को पढ़ें जिससे पहले अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। और आने वाला जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी हम अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को कि इसके लिए कौन कौन से हमको पाठ्यक्रम को मतलब कौन कौन से बुक पढ़ना है। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत इसका सिलेबस और सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को निर्धारित किया गया है। तो सेट का एग्ज़ाम का जब सिलेबस उठा के आप देखेंगे तो सेकंड पेपर में कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, सभी सब्जेक्ट को लगभग 10 यूनिट में बांटा गया है। तो ठीक वैसे ही हिंदी के सिलेबस को भी 10 यूनिट में बांटा गया है और एक एक यूनिट बाय यूनिट अपन देखते हुए चलेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बुक हैं जिसको पढ़ के कम समय में हम अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इकाई फर्स्ट हमारा आ गया है, पहला यूनिट। अब पहला यूनिट में आप देख रहे हैं हर यूनिट में एक टाइटल दिया हुआ है। और पहला यूनिट का टाइटल क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो पहला यूनिट में जो सिलेबस है वो हिंदी भाषा और उसके डेवलपमेंट को लेकर है। ठीक, अब इसमें अपन देख लेते हैं। देखो, आपको थोड़ा सा हो सकता है शुरू में लगे कि सर ये तो सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया है, इसकी तैयारी हम कैसे करें, इतने को तो पढ़ते पढ़ते कई साल निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आसान रूप से तैयारी करने का ट्रिक बताऊंगा जिससे बिना किसी टेंशन के और एकदम बिना किसी हड़बड़ाहट के लोड लिए आप सेट एग्ज़ाम और आने वाले समय में नेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। देखो, पहला पॉइंट ही क्या लिखा है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अभी तक हिंदी का डेवलपमेंट कैसे हुआ वही यहाँ पर सबसे पहले लाइन में क्या रखा गया है, सिलेबस में रखा गया है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। बस उसी को हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, उनका रिलेशन कैसा रहा है वर्णमाला को लेकर, उच्चारण को लेकर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कि कौन सा लैंग्वेज कहाँ ठहरता है। ठीक है ना। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं, वो सभी का डिटेल में अध्ययन। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, ये सारी चीज़ों को हमको थोड़े से डिटेल में जाकर के देखना है। ये हो गया आपका इकाई 1 का एक मुख्य सिलेबस जिसका है भाषा और उसका विकास। हिंदी के विविध रूप, इसी के अंतर्गत एक और मतलब सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ इकाई 1 हमारा, इसको मैं 2 पार्ट में बांट दिया हूँ। क्यों, आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट में क्या लिखा है, हिंदी के विविध रूप। अब हमने पहला हिंदी का विकास देखा, अब दूसरा हम देखेंगे विकास तो हो गया लेकिन उसके कई सारे रूप, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, है ना। ये चारों रूप हैं किसके, हिंदी के ही रूप हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड्य और खंड्येतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये पूरा जो सेकंड वाला पोर्शन है ये तो आपका डेवलपमेंट है। यहाँ पर आपको पूरा पूछा है क्या, तो व्याकरण। व्याकरण के साथ साथ आप देखेंगे राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, राजभाषा और बोली और उनमें क्या अंतर है। ठीक, प्लस संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी के संवैधानिक स्थिति। हिंदी के संवैधानिक स्थिति मतलब हिंदी को लेकर संविधान में कौन कौन से उपबंध आज के डेट में शामिल किए गए हैं, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, भाषा का दर्जा कहाँ दिया गया, कब दिया गया, ये सारी चीज़ें। इसके साथ एक और चीज़ है, आप देखेंगे
देवनागरी लिपि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट इसको दिया गया है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, किससे बना, ध्वन्यात्मक है, वर्णात्मक है, सारा कुछ, विशेषताएं और मानकीकरण। देवनागरी लिपि को मानकीकरण करने के लिए कौन कौन के प्रयास अभी तक किए गए हैं, वो सारी चीज़ों को यूनिट 1 में रखा गया है। इसको जब मैं आपको क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं विचार कर रहा हूं दोस्तों कि इससे लेकर 2-4 क्लास हम ऑनलाइन लेकर आएंगे, जिसमें आपसे संबंधित कोई आपको अगर दिक्कत हो, समस्या हो, उसका समाधान किया जाएगा। प्लस जो टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यही सारी चीज़ों को डिटेल में आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा और आपकी एक बेहतर तैयारी होती जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन यूनिट 2 में। ऐसे 10 यूनिट रखे गए हैं, कहाँ पर, हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत। तो हमारा आ गया इकाई 2। पहला हमने देखा हिंदी भाषा का विकास, विविध रूप, और दूसरा इकाई क्या कहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन, क्लियर है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखो इसको भी 4 पॉइंट में बांटा गया है। सबसे पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन मतलब हिंदी साहित्य को भी इतिहास के रूप में लिखा गया है, और उसी को किस किस रूप में लिखा गया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ सिलेबस के रूप में मेंशन किया है। जैसे देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, कौन कौन सी पद्धति अपनाई गई, प्रवृत्ति को मान्यता दी गई या कालखंड को मान्यता दी गई या अल्फ़ाबेट को महत्व दिया गया, ये सारी चीज़ों को अपन कहाँ देखेंगे, तो इतिहास लेखन की पद्धति में। प्लस हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन किस आधार पर किया गया, समय को ध्यान में रखकर या रचना को ध्यान में रखकर। नामकरण कैसे हुआ है, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियां, आदिकाल की क्या विशेषता है, उस समय कौन प्रकार की साहित्यिक रचना होती थी। रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, सभी साहित्यों के बारे में हमको क्या पढ़ना है, उनकी विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है। अमीर खुसरो की हिंदी कविता, अमीर खुसरो है ना, हिंदी के आपके लगभग आदिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं, और उनकी रचनाओं को आपको पढ़ना रहेगा। विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, ये दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास की इकाई 2 के यूनिट 1 में। मतलब इकाई 2 को भी मैं 4 यूनिट में बांट दिया हूँ, उसमें पहले यूनिट। अब उसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंड में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये मान के चलो आपका आदिकाल है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, भक्तिकाल। भक्तिकाल में हम आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, तो भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण। आखिर भक्ति आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, इंडियन हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा था, कहाँ कहाँ ये प्रचार हुआ, कहाँ कहाँ इसका प्रसार हुआ, ये सारी चीज़ें, और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट, क्षेत्रीय स्तर पर उसका क्या प्रभाव था। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत है ना, साउथ इंडिया में हम देखते हैं अलवार संत भक्ति आंदोलन को लेकर खासा फेमस थे, तो उनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। भक्ति आंदोलन के समय देश में कौन कौन से संप्रदायों का जन्म हुआ, उनका वैचारिक आधार क्या था, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ों को हमको कहाँ पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। प्लस निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, कौन कौन से उसमें कवि आ रहे हैं, उनकी रचना क्या है, और उनके इस काव्य गुण का आधार क्या है, ये सारी चीज़ों को हमको देखते हुए आगे बढ़ना है। ये हो गया हमारा यूनिट 2। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3, इकाई 3। इकाई 3, अच्छा हाँ 2 बचा है अभी, रीतिकाल और आधुनिक काल भी, ठीक। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल कई सारी प्रवृत्ति को लेकर लिखा गया है, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये तीनों प्रकार के कवि हुए हैं रीतिकाल में। रीति कवियों का आचार्यत्व है ना, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। रीतिकाल के कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हैं, जैसे बिहारी हैं, केशव हैं, ठीक है ना, और उनका काव्य मतलब किस किस प्रकार की उन्होंने रचना की, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। आधुनिक काल, जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो देखिए हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव कब से माना जाता है, उसका विकास किन चरणों में हुआ। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 के क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ठीक है। भारतेंदु और उनका युग
एक हिंदी कालखंड में, हिंदी साहित्य में एक ठीक ठाक समय को भारतेंदु युग के नाम से संबोधित किया जाता है। जब उसकी क्लास लगेगी तो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता देश में कब से प्रारंभ हुआ, पहला पत्र कौन सा, उसको संपादित करने वाला व्यक्ति कौन था, विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, आधुनिकता की अवधारणा, ये सारे चीज़ों को हमको पढ़ना है आधुनिक काल में। आधुनिक काल के बाद एक समय आता है जिसको हम कहते हैं द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों को यहाँ पढ़ना है। रामाधारी सिंह दिनकर हो गए, अयोध्या सिंह उपाय हो गए, है ना, मैथिली शरण गुप्त हो गए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ना है हमको। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, एक जैसे द्विवेदी युग चला, भारतेंदु युग चला, छायावाद चला, प्रगतिवाद आया, ठीक वैसे एक स्वच्छंदतावाद भी है जिसको यहाँ पर हमको अध्ययन करना है। आगे हम देखते हैं छायावाद। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, छायावादी कविता के आधार स्तंभ कौन कौन हैं, छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं, 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं यहाँ पर। प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के समकालीन कविता वर्ष 2000 तक। पुराना सिलेबस आप देखे होंगे तो उसमें चेंजेस हो गया है। अभी जितनी भी रचना और कवियों को कहाँ तक लिया जा रहा है, 2000 तक, है ना, मतलब 24 साल पहले तक जितने भी फेमस जो कवि हुए हैं वो सब की रचनाओं को यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा आधुनिक काल के अंतर्गत। अब हम बढ़ते हैं अगले यूनिट की ओर। हाँ, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास। देखो हिंदी साहित्य की अब गद्य विधा में आ जाओगे तो कई प्रकार की विधा आपको देखने को मिलेगी। कैसे, हिंदी उपन्यास आपको देखने को मिलेगा, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, है ना, हिंदी कहानी मिलेगा, ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन, प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक, हिंदी नाटक कैसे कैसे लिखे गए, हिंदी नाटकों का विकास भारतेंदु युग से लेकर स्वातंत्र्योत्तर युग और साठोत्तर युग तक के कैसे नाटक लिखे गए, उनमें क्या बदलाव आया, प्रमुख नाट्य कृतियाँ कौन कौन सी थी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। फिर हिंदी साहित्य की विधा में आपका आता है निबंध, ठीक है, तो हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार आपको पढ़ना है। हिंदी आलोचना, ये भी हिंदी साहित्य की एक विधा मानी जाती है, तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कब हुआ, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। अगला हम देखेंगे हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं में कौन कौन से आता है, एक आएगा आपका रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और डायरी। एक डायरी लेखन भी हिंदी साहित्य की एक विधा मानी जाती है। हिंदी का प्रवासी साहित्य, यह भी हिंदी साहित्य का ही एक विधा है, एक हिस्सा है। अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है आधुनिक काल के अंतर्गत ही, उसके अंतर्गत ही शामिल है सारा कुछ। आगे हम जब बढ़ते हैं, है ना, इकाई 3 में, तो इकाई 3 में हमको क्या मिलेगा, साहित्य शास्त्र। अब ये जो साहित्य शास्त्र है, ठीक है, आप साहित्य शास्त्र में रस सिद्धांत देखेंगे, ध्वनि सिद्धांत देखेंगे, ठीक है ना, काव्य हेतु देखेंगे, काव्य प्रयोजन देखेंगे, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, साधारणीकरण, ये सब काव्य शास्त्र के लक्षण होते हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक भारतीय और एक पाश्चात्य। तो भारतीय काव्य शास्त्र में हम बहुत सारे आचार्यों का काव्य हम पढ़ेंगे, ठीक वैसे ही हम विदेशी अर्थात पाश्चात्य कवियों के कुछ काव्य सिद्धांत को भी हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ये हमको पढ़ना रहेगा। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, त्रासदी विवेचन पढ़ना पड़ेगा और विरेचन सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, ये अरस्तु का है। वर्ड्सवर्थ करके एक कवि हुए हैं, इनका भी काव्य भाषा सिद्धांत हमको पढ़ना पड़ेगा। कालरीज कल्पना और फैंटेसी, ये हमको देखना है। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, ये 2 पॉइंट हमको किसका देखना पड़ेगा, टी.एस. इलियट का देखना पड़ेगा। आइए रिचर्ड का हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, इतना हमको आइए रिचर्ड का पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना,
प्रतीक और बिंब, ये सब भी हमको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो साहित्य शास्त्र है वो 2 भाग में बटा है, एक भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। ये हो गया इकाई 3। आगे जब हम बढ़ते हैं इकाई 4 की ओर, तो इकाई 4 में क्या दिया है? वैचारिक पृष्ठभूमि। किसकी पृष्ठभूमि? वैचारिक। वैचारिक किसका? हिंदी साहित्य का। क्यों? ये सिलेबस किसका है? हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में वैचारिक पृष्ठभूमि क्या था? जैसे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, और ये कहाँ पर हमको पढ़ना है? ये सब हमको साहित्य से रिलेटेड पढ़ना है। दूसरा देखो, हिंदी नवजागरण, हिंदी भाषा को देश ने कैसे अपनाया, हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन में किस हद तक पड़ा, उस समय के साहित्यकार क्या थे, उनकी भाषा, उनकी विचार क्या थी, ये सारी चीज़ों को हमें इकाई 4 में पढ़ना है। खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली आंदोलन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो 2 चीज़ों का नाम अनिवार्य हो जाता है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा सरस्वती पत्रिका। ठीक है, और यही खड़ी बोली को विकसित करके क्या रूप दिया गया? तो आधुनिक हिंदी का रूप दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये आ गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब इसके साथ साथ हमको क्या पढ़ना है? गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्वता, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श भी इकाई 4 के अंतर्गत हमको पढ़ना रहेगा, देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें पुस्तकों में आपको मिल जाएगी, और जो चीज़ नहीं मिलेगा उसका अपन व्यवस्था करेंगे। चलो इकाई 5 हम देखेंगे। इकाई 5 में क्या दिया है आपको? तो हिंदी कविता। अब ये पूरी हिंदी कविता का डिटेल है, जहाँ से आपको क्या करना है? तैयारी करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सेट के लिए। देखो अब इसमें कौन कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, रेवा तट। अब जो यहाँ पर डेस करके लिखा है उसी को आपको पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, महाग्रंथ है, लेकिन वो सिलेबस में आपका क्या है? केवल रेवा तट। तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद, मीरा और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये जितने लोगों का यहाँ पर नाम का वर्णन है, इनकी लिखी गई कविताओं को हमको इकाई 5 के अंतर्गत डिटेल में पढ़ना है। अब ये कहाँ तक पढ़ना है? ये सब पूरा पृष्ठ संख्या और पद संख्या तक दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इकाई 6। अच्छा हाँ, इसी का एक हिस्सा और है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त तक क्या पढ़ना है? भारत भारती, ठीक, साकेत, साकेत का ओनली 9वां सर्ग, जयशंकर प्रसाद आंसू, कामायनी, श्रद्धा लज्जा एड़ा, कामायनी में 3 सर्ग पढ़ना है। निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बहुत फेमस कविता है, रचनाएं हैं। बांधो ना नाव, इष्ट ठाट बंधु, ये सब पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत, परिवर्तन प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा, है ना, फिर रामाधारी सिंह दिनकर, फिर सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, नागार्जुन। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी का आपको क्या क्या पढ़ना है? तो कलगी बाजरे की कविता है, यह दीप अकेला कविता है, हरी घास पर क्षण भर, और असाध्य वीणा, ये भी कविता है, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब अज्ञे जी का पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, गजानन माधव मुक्तिबोध, भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये किसका पढ़ना है? तो धूमिल जी का पढ़ना है। ये सारी कविताएं हैं जिसको आपको डिटेल में अध्ययन करना रहेगा। अगला देखते हैं इकाई 6। इकाई 6 को देखो, इकाई 6 आपका है केवल उपन्यास, एक एक करके एक एक यूनिट में दिया गया है। जैसे इकाई 5 आपका क्या है? कविता है। इकाई 6 आपका हिंदी उपन्यास। अब हिंदी उपन्यास में कौन कौन सा पढ़ना है? तो पंडित गौरी दत्त, ये राइटर हैं, उपन्यासकार हैं। इनकी उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास है जिसको हमको पढ़ना है। लाला श्रीनिवास दास का क्या पढ़ना है? केवल और केवल परीक्षा गुरु पढ़ना है। प्रेमचंद जी का किसका अध्ययन करना है? हमको गोदान का अध्ययन करना है। अज्ञे का शेखर एक जीवनी, ये 2 भाग में प्रकाशित है, लेकिन यहाँ पर केवल भाग 1 को ही पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी उपन्यास, इसको पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु बहुत प्रसिद्ध राइटर हुए हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है मैला आंचल, इसको पढ़ना है। यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, और भीष्म साहनी
कि यहाँ पर तमस हमको पढ़ना है, श्रीलाल शुक्ल का क्या पढ़ना है, राग दरबारी। ये सब उपन्यासों के नाम हैं। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, और जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना। तो इतने सारे उपन्यासों को इकाई 6 के अंतर्गत पढ़ना है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन एक टॉपिक उठा लेगा, जैसे परीक्षा गुरु के निम्नलिखित में से कौन से पात्र नहीं है, ठीक, या पूछ देगा मैला आंचल का निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है, ठीक, मैला आंचल में कौन सी कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। अमृतलाल नागर में मानस का हंस, ये जो उपन्यास है ये समाप्ति कैसा होता है, सुखांत है कि दुखांत है, ठीक, यथार्थ है कि है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ पर, तो इसको डिटेल में हमको पढ़ना रहेगा, ठीक। और डिटेल में इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सारी चीज़ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इकाई 7 में रखा गया है पूरा कहानी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की जो प्रमुख कहानियाँ हैं उसको मेंशन कर दिया गया है कहाँ पर, इकाई 7 में। अब इकाई 7 में देखो स्टार्ट कैसे होता है, तो एक बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों कहानी का नाम है। माधवराव सप्रे बहुत फेमस कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, ये आपको पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान राही। प्रेमचंद जी का ईदगाह पढ़ना है, दुनिया का अनमोल रतन, ये दोनों पढ़ना है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का पढ़ना है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, कालजयी रचना है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उसने कहा था, ये पढ़ना है आपको। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र जी का अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम, और लाल पान की बेगम, 2 कहानी है। अज्ञे का है गैंग्रीन, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे शेखर जोशी, तो शेखर जोशी का है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी जी का है अमृतसर आ गया है, और चीफ की दावत, ये भी बहुत ही यथार्थवादी कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दीन और चांद पर, ये 2 कहानी है। ज्ञान रंजन, इनका कहानी है पिता। फिर एक कमलेश्वर करके हैं, इनकी कहानी है राजा निर्बंसिया, और निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। तो इतनी कहानी को आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के एग्ज़ाम में मेंशन किया गया है। देखो एपी और सेट के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो सेम रहता है, कोई अंतर नहीं है, इसीलिए मैं दोनों को यहाँ पर बोल रहा हूँ। और आपको करना क्या है, दोनों का ही तैयारी करना है। सेट तो केवल एलिजिबिलिटी है उस पात्रता परीक्षा में या जो चयन परीक्षा में बैठने के लिए, तो अंततः आपका उद्देश्य क्या है, सहायक प्राध्यापक की तैयारी करना। इकाई 8 में हम देखेंगे, इकाई 8 में है हिंदी नाटक, ठीक, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, और फिर आएगा निबंध। तो इकाई 8 में पूरा हिंदी नाटक दिए गए हैं। कौन कौन से नाटक हैं इसको देखिए। भारतेंदु जी का क्या है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, 2 नाटक पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार है, नाटककार है, इनका आपको क्या पढ़ना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का क्या पढ़ना है, आगरा बाजार, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी हम पढ़ते हैं। नया थिएटर हिंदुस्तान थिएटर में इस आगरा बाजार का मंचन हुआ था, ये क्या है, नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या पढ़ना है आपको, बकरी, और शंकर शेष का पढ़ना है एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस्क अंजो दीदी, मन्नू भंडारी महाभोज, इतने नाटक को आपको यहाँ पर इकाई 8 में मेंशन किया गया है, जिसे आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहानी को लेकर, पात्र को लेकर, घटना को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 9 आपका कहता है निबंध में देख लो कौन कौन सा है। भारतेंदु जी का निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिवमूर्ति। बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये इनकी क्या है, निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का क्या है, तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। और विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। ये सारे निबंध को आपको डिटेल में पढ़ना है। उस निबंध में किस बात का वर्णन किया गया है, कौन सा पृष्ठभूमि लिया गया है, उसके पात्र कौन है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन उठ करके आता है, यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है।
चलिए अब लास्ट इकाई की ओर बढ़ते हैं। लास्ट इकाई क्या है हमारा? इकाई 10। इकाई 10 में क्या दिया है? अब जितनी चीज़ें जो बच गई, जैसे उपन्यास आ गया, कविता आ गई, निबंध हो गया, है ना, नाटक हो गया, अब कुछ चीज़ें बच गई हैं, उनको एक साथ डाल दिया गया है। कैसे? तो आत्मकथा, जीवनी बच गई है, तथा अन्य गद्य विधाएं। अब जो भी आत्मकथा लिखी गई है साहित्यकारों के द्वारा, जो भी जीवनी लिखी गई है, उनका अध्ययन हमको इकाई 10 के अंतर्गत करना है। जैसे देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने लिखा है माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ये सब क्या है? जीवनी है। तुलसीराम, इसने लिखा है मुर्दहिया। शिवरानी देवी, इन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में, ठीक, ये भी जीवनी है। मन्नू भंडारी, एक कहानी, यह भी। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, ये इनका मेरे ख्याल से आत्मकथा है, ठीक। हरिवंश राय बच्चन, ये आत्मकथा है। जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है वो आत्मकथा, जब व्यक्ति दूसरे के बारे में लिखता है तो उसे ही हम जीवनी कहते हैं। अब हरिवंश राय बच्चन जी का देखो, जो जीवनी है वो 3 पार्ट में है। हालांकि यहाँ पर मेंशन एक ही को किया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और फर्श से लेकर अर्श तक, ये 3 रचनाएं हैं जो हरिवंश राय जी की प्रसिद्ध जीवनी मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ मेंशन एक ही को है, क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता, आपहुदरी, है ना, इनकी रचना है। हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, ठीक है, ये बहुत मज़ेदार, ये क्या है? तो बहुत मज़ेदार रचना है, इसको मैं स्वयं पढ़ा हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ा हूँ, लेकिन ये ऐसा रचना है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, ये भी एक बहुत अच्छी रचना है। दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी। राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा। और सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे जी ने लिखा है, अरे यायावर रहेगा याद। तो इतनी जीवनी, आत्मकथा और रेखाचित्र, संस्मरण, अन्य गद्य विधा के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को इकाई 10 में आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब मेन हमारा प्रश्न ये होता है कि सर इतने सारे सिलेबस को हम तैयारी कैसे करें? तो मेन यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये सिलेबस बस, हाँ, थोड़ा सा विस्तृत तो है। भाई आपको सहायक प्राध्यापक बनना है, इतने प्रतिष्ठित पद में आपको जाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और सिलेबस इसीलिए जानबूझ के इतना बड़ा बनाया गया है ताकि जब आप बच्चों के बीच में जाएं पढ़ाने के लिए तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो, आपका एक ब्रॉड नॉलेज हो। तो इसको पढ़ने के लिए मैं 2-3 पुस्तकों का आपको नाम बताऊंगा जहां से आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इन पुस्तकों से जो आप तैयारी करेंगे तो ये जो अलग से डिटेल में दिया है, जैसे महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, तो ये रचना आपको डिटेल में वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस रचना के बारे में कुछ संक्षिप्त वहाँ पर वर्णन जरूर आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों की तैयारी इन पुस्तकों से नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी परीक्षा ठीक ठाक नंबर आ जाए, निकाल सकें थोड़ा और अन्य पुस्तकों के सहयोग से, इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी। और आपको पुस्तक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पुस्तकें खरीदनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा कम से कम ये जो 3 पुस्तकें आप खरीद लेंगे, या 3 में से अगर 2 भी आप खरीद लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। और सबसे पहला आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अरिहंत की एक बुक आती है, किसके लिए? पेपर 2, हिंदी पेपर 2, अरिहंत की बुक एक खरीद सकते हैं, अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। एक दृष्टि की भी बुक निकल रही, पब्लिश हो रही, हिंदी साहित्य का, है ना, प्रश्न पत्र 2 चतुर्थ संस्करण है, ये भी आपका ठीक ठाक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और मैं जिस बुक को पढ़ के निकाला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था, नेट और सेट का एग्ज़ाम सिलेबस सेम है, थोड़ा सा नेट टफ होता है क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, सेट उसकी तुलना में थोड़ा इजी होता है। तो मैं इस बुक को पढ़ के निकाला था, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज को, बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों कंपटीशन बढ़ गया है, एक ही बुक के भरोसे ना रहें। मैं तो कहता हूँ यदि आप एकदम सीरियस हैं, तीनों बुक खरीद लो, इसके साथ एक प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदोगे तो भी चल जाएगा। बैक ईयर क्वेश्चन देखो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। IAS ट्यूटोरियल बिलासपुर के साइट में सारी चीज़ें मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा, और जब AP का एग्ज़ाम आएगा उस समय आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो घबराने और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लगन के साथ तैयारी करने की, और तैयारी में जुड़ जाइए। अब आराम करने का मौका समय नहीं है, अब भिड़ने और जूझने का समय है, ठीक। बाकी किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्या है, कोई क्वेरी है,
तो बिल्कुल हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, सभी प्रकार के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।